हेलो व्यूअर्स। फिनिक्स इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। एक और एपिसोड पॉडकास्ट टॉप और स्टॉप लेकर आया हूं मैं आज। मुफीद मकरानी सर एचओडी फिजिक्स और मेरे साथ आज ज्वाइन कर रहे हैं हंशिका देवाडिगा जो हमारी बोर्ड टॉपर है, 12th बोर्ड टॉपर है और नीट में भी एक बढ़िया स्कोर एक्सपेक्ट कर रही है। तो मेरा पहला सवाल हंशिका आपसे है, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू ऑल आवर व्यूअर्स। Myself, Hanshika Devadiga, and I have secured 99.92 PR in HSC 2024, and my expected score in NEET is 626 as per provisional answer key. तो अंशिका आप फिनिक्स में कब से पढ़ रहे हो? 9 से। सो शी इज़ आवर 4 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम स्टूडेंट फ्रॉम 9th 10th 11th एंड 12th। उन्होंने फिनिक्स इंस्टीट्यूट से ही किया है। तो अंशिका, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जैसे 11th 12th की प्रिपरेशन कैसे डिफरेंट है 10th स्टैंडर्ड से? क्योंकि काफ़ी अभी हमारे न्यू 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होंगे जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो उन्हें एक हमें स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है। तो सबसे पहले वहीं से हम शुरुआत करते हैं कि हाउ इट इज़ डिफरेंट। 10th का लिमिटेड प्रिपरेशन होता है, उसमें ऑलरेडी क्वेश्चंस पता ही होते हैं क्या आने वाले, सो वो प्रिपेयर कर लो, इनफ होता है। बट 11th 12th वो एक ओशन की तरह है, मतलब कुछ लिमिटेड नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल हम लोग को पढ़ना पड़ता है उसमें। 10th में कॉन्सेप्चुअल में इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना 11th 12th में दिया जाता है। सो 11th 12th कॉन्सेप्चुअल भी है और उसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू 10th। कंपेरेटिवली ऐसे देखा जाए तो लेंदी कोर्स रहता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। बट द मेजर डिफरेंस विच यू हैव सेड इज कि कॉन्सेप्चुअली प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको दिए गए सेट ऑफ क्वेश्चंस ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं मगर क्वेश्चंस डिफर करते हैं। सो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है, राइट? मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। अंशिका, आपने दोनों सेगमेंट में अच्छे से एक्सेल किया, राइट? यू डिड फेबुलस इन बोर्ड एग्जाम्स। सबसे पहले तो आपका बोर्ड एग्जाम्स जो 10th का था उसमें आपके क्या पीआर थे? मेरे उसमें 99.09 पीआर थे। एंड व्हाट्स योर पीआर इन 12th साइंस? 99.92। 99.92। Yes. यूजुअली ये बहुत रेयरली देखा जाता है, लेकिन फिनिक्स में कॉमन है, राइट? कि आपके 10th पीआर से आपके 12th पीआर, वो 12th साइंस के पीआर वो ज़्यादा होना मतलब इट्स अ बिग अचीवमेंट, राइट? यू ब्यूटीफुली मैनेज्ड बोथ सेगमेंट्स। आपने नीट में भी एक्सेल किया, आपने बोर्ड्स में भी एक्सेल किया। तो एक इंस्टीट्यूशन का रोल क्या होता है? मेजर रोल, व्हाट्स द रोल ऑफ फिनिक्स इन दैट? मेजर रोल होता है हमारे जो एमडी सर है, डायरेक्टर, उनने बेस्ट सिस्टम दिया, टेस्ट सिस्टम, फैकल्टीज, टॉप क्वालिटी फैकल्टीज़ दिए, प्रोवाइड किए गए। हमें क्लासरूम में लेक्चर्स के साथ टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जाता था, 1-to-1 PYQ क्वेश्चंस बोर्ड में किए जाते थे। यहाँ तक कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल भी हम लोग को यहीं करवाए गए थे। सो जिससे मेरा टाइम जो घर पे जितना मुझे कंजम्पशन, मेरा टाइम प्रैक्टिस में ज़्यादा मैं दे पाई उसकी वजह से। सो इट वाज वेरी बिग थिंग। और दूसरा था, उनने बहुत हेल्प की, फैकल्टीज़ ने भी बहुत हेल्प की हमारी। 1-to-1 वो मुझे डाउट सॉल्व करते थे, फिर यहाँ पे टेस्ट और वो सब बहुत अच्छे से मैनेज किया गया। और मेरा घर पे जितना मेरा टाइम जो नॉर्मल स्कूल में जितना मैं देती थी मैंने प्राइमरी सेक्शन में, उतना मैं इसमें कम कंजम्पशन हुआ, ज़्यादा प्रैक्टिस में हुआ, जो मस्ट है 11th 12th में। मतलब यहाँ आप ये कह रहे हो कि अगर क्लासरूम के अंदर ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए जाए, क्लासरूम के अंदर ही प्रिपरेशन हो जाती है, तो घर पे जो आपका टाइम बचता है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। डेफिनेटली। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ फिनिक्स सिस्टम, जिसमें क्लासरूम में हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लासरूम ही प्रिपेयर करा देते हैं। तो ये एक बढ़िया फ़ायदा हम कह सकते हैं स्टूडेंट के लिए हमेशा रहा है और रहता है। तो आपका घर पे क्या रूटीन रहता था जनरली आफ्टर, जैसे स्कूल के बाद आपका क्या रूटीन रहता था? सो स्कूल के बाद ऐसे फ्रेशन अप होना एंड ऑल होता था, फिर उसके बाद मैं रिवीजन करती थी जो भी पढ़ा है, नोट्स जो भी मैंने बनाए, और फिर सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो टॉपिक्स थे उसके क्वेश्चंस करती थी। मॉड्यूल जो प्रोवाइड किए गए थे उसमें टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस थे, तो मुझे इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मोर देन 100-150 जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाते थे वही टॉपिक के। सो वो टॉपिक एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाता था।
यस, और वैसा ही चीज़ है कि एक ही क्वेश्चन आना है, हाँ तो आपको वेराइटी ऑफ Variety, क्वेश्चंस मिल जाते हैं। यस, करेक्ट। तो मतलब बहुत ज़रूरी है कि आप घर पे जब टॉपिक चल रहा है तभी उसकी आराधना करें। हम हमेशा एमडी सर भी ये सजेशन देते रहते हैं कि आप जब टॉपिक चल रहा है तभी उसकी आराधना करें, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें। क्योंकि देखो, एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है ना, अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से किया है तो समझो आपकी प्रिपरेशन बेस्ट ही होनी है, राइट? सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट व्हाट मटेरियल यू हैव फॉलोड थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ नीट एंड बोर्ड्स? यस, प्राइमरीली एनसीईआरटी, वो सब कुछ है, उसके बिना कुछ नहीं। एनसीईआरटी को थरो करना है, ना कि सिर्फ बायोलॉजी में क्योंकि वो थियरी है इसके लिए नहीं, फिज़िक्स में भी उतना इम्पॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी उतना इम्पॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी को थरो लाइन टू लाइन आना ही चाहिए, उसके बिना। जैसे हमने इस साल फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस देखे जो एनसीईआरटी समरी से पूछे। समरी से पूछे। यस, डेफिनेटली। तो आपको समरी है, पॉइंट्स टू पॉन्डर है, हाँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कभी डायमेंशनल फॉर्मूलाज कुछ एक्स्ट्रास दिए हाँ, होते हैं पीछे, उसमें ही दिए हुए हैं। हाँ, उस एनसीईआरटी की बुक के पीछे दिए हुए होते हैं, तो वो भी जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आप कभी भी फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए भी एनसीईआरटी इग्नोर ना करें, दैट्स द सजेशन ऑफ हंशिका, राइट? और उसके अलावा जैसे नीट के लिए आप उसके अलावा था फिनिक्स का जो मॉड्यूल था नीट, और बोर्ड के लिए भी प्रोवाइड किया गया था। इनफैक्ट प्रैक्टिस बुक भी दी गई थी बोर्ड के लिए। सो इट वाज द बेस्ट पार्ट कि बोर्ड के लिए बस वो प्रैक्टिस बुक सॉल्व करो और बस। और नीट के जो मॉड्यूल्स थे एकदम टॉप क्वालिटी मॉड्यूल्स थे, कहीं पे भी ऐसे वेरिएशन बहुत था उसमें, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे, ऐसे नहीं कि बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट हो। और बहुत क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, क्वालिटी भी अच्छी थी। वो मॉड्यूल की सबसे अच्छी बात थी और बेस्ट मॉड्यूल था, मुझे कोई एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज ऑफ बिट, आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे? एंटरटेनमेंट के लिए इनिशियली तो एंटरटेनमेंट क्योंकि टफ पार्ट लगता था, सो पढ़ाई भी इतना ध्यान से इंटरेस्टिंगली नहीं हो पाता था। सो मूवीज़ देख लिया, आउटिंग कर लिया, वंस अ मंथ, हाँ वंस अ मंथ एंड ऑल वो। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आगे गया जर्नी, सो तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, करियर ओरिएंटेड हुआ, एक फॉलो हुआ पाथ, तो उसमें पढ़ाई में ही मज़ा आने लगा, तो फिर पढ़ाई में मेरा एंटरटेनमेंट ढूंढ लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने एंटरटेनमेंट पढ़ाई में ढूंढ लिया ना, तो आपको और कोई एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, वही आपका एंटरटेनमेंट है। एक बायोलॉजी की थियरी पूरी आप मुंह पे बोल रहे हो, 10 मिनट में पूरा चैप्टर बोल रहे हो, वही आपका एंटरटेनमेंट है। MD सर भी हमेशा कहते हैं कि आराधना करो, हॉबी बना लो, आपकी स्टडीज़ की हॉबी बना लो। अगर आपने स्टडीज़ को हॉबी बना लिया तो आपको फन लगेगा, यू विल एंजॉय दैट, राइट? तो ये एक जैसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बहुत ज़रूरी है कि आप स्टडीज़ को ही अपना सब कुछ बना लो, राइट? जितना टाइम आप उसमें दोगे आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलनी है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू अंशिका इज दैट कि जो टेस्ट सिस्टम जो थी फिनिक्स की, वो आपको कितनी हेल्पफुल रही और कौन से वेरिएंट जो टेस्ट के थे आप देते थे? 3 वेरिएंट थे जो बहुत ऐसे स्टेप वाइज ही था। तो उसमें ALT था, ALT वॉज चैप्टर वाइज, वो वंस अ वीक होता था, तो उसमें चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता क्योंकि NCERT की छोटी से छोटी चीज़ पूछते थे उसमें। सो कुछ भी हम स्किप नहीं करते थे, सब पढ़ते थे और उससे सब क्लियर भी हो जाता था, थियरी भी, और साथ साथ नीट का भी हो ही जाता था। सो वो अच्छा पॉइंट था उसका। फिर उसके बाद था PABT फिनिक्स ऑल ब्रांच टेस्ट। उसमें फिर कॉम्पिटिटिव का एक्सपीरियंस मिला, थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव, उसमें 1000 जितने बच्चों के साथ कम्पीट होता था। तो तब लगा कि नहीं, हम लोग लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे लोग हैं हमारे लेवल के, हमारे ऊपर लेवल के। सो वो सब अच्छा था एक्सपीरियंस मेरा। फिर AITS जिसने मेरा स्कोर बूस्ट किया, उसके उसमें क्वेश्चंस ऑल इंडिया पे था वो, उसमें भी फिर 60,000 जितने अराउंड बच्चे पार्ट लेते थे, तो उसमें मेरा क्या स्टैंड है वो मेरे को पता चला और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत मिले। सो जो भी टॉपिक एक्स्ट्रा थे वो वहाँ से क्लियर हो गए, उसके लिए मुझे अलग से कहीं किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो लेक्चर्स आते थे, क्वेश्चंस मैं लेक्चरर से पूछती थी, फैकल्टी से, वो सिखा देते थे। सो वो एक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट था हमारा जो क्या एनालिसिस, जो पेपर के बाद करना था, उसके लिए फैकल्टीज़ वर वेरी स्ट्रिक्ट कि मतलब करना ही है। मतलब जो दिन पेपर हुआ वो दिन की आंसर की आ जाती थी, फिर शीट दे देते थे, सर ही दे देते शीट, फिर हम लोग को फिल करना था और दूसरे दिन सबमिट करना था। बट ये किया, हेल्प वो बहुत हेल्पफुल था।
लास्ट में पता चलेगा, स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा ये क्या है, ऐसा ही लगेगा, बट फिर लास्ट में वीकनेसेस पता चलना वही है मेन थिंग, लास्ट में वही हेल्प करता है हम लोग को बहुत। डेफिनेटली, मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर टेस्ट का एनालिसिस करो, हर टेस्ट को मतलब अच्छे से दो, वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन आपने क्या गलती की, अगर आपने वो नोट डाउन नहीं किया ना तो हमारा ब्रेन सारी चीज़ें याद नहीं रखता है, तो आपको वो नोट डाउन हर टेस्ट के लिए करना है, राइट। दैट्स व्हाट शी डिड एंड ऑल ऑफ द अदर स्टूडेंट डिड। जिसने किया है उसे लास्ट मोमेंट पर बहुत बेनिफिट मिला है, क्योंकि जब when the chapters converted into subject per day, that becomes very difficult to analyze each and everything, तो आपको वो बहुत हेल्प करेगा। तो रिजल्ट एनालिसिस हमेशा बनाओ, जब भी आपका टेस्ट एनालिसिस हमेशा बनाओ और उसको फॉलो करो, बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मैं कुछ आपको मतलब स्टूडेंट्स के जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन की तरफ आऊँगा। आप मोबाइल फ़ोन कितना यूज़ करते थे? फ़ोन तो ऐसे था ही नहीं मेरे पास, एक छोटा सा सैमसंग का ऐसे दे दिया था फॉर कॉन्टैक्ट ओनली। फिर उसके बाद एग्ज़ाम के बाद बोला गया था कि एक 12th क्लियर कर लो फिर देंगे ऐसा। टू ऑल पेरेंट्स ध्यान से सुनना, फ़ोन यूज़ नहीं करती थी अंशिका, और मतलब बेनिफिट रहता है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। वो मेजर डिस्ट्रैक्शन है आज के ज़माने में, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन इज़ मोबाइल फ़ोन। तो अगर आप बहुत ही मैच्योर स्टूडेंट हो, करियर ओरिएंटेड हो, आपको करियर में कुछ बड़ा करना है, तो आपको मोबाइल फ़ोन एडिक्शन छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू किया है, उनकी एक ये खासियत हमेशा रहती थी। मैंने अक्षन को भी ये क्वेश्चन पूछा था, अक्षन प्रजापति और सीनियर, उन्होंने भी ये सेम चीज़ बताई थी कि आई वॉज नॉट यूजिंग मोबाइल फोन। हाँ, मैं कुछ सॉन्ग सुनता था, बट आई वॉज नॉट एट ऑल, आई वॉज नॉट हैविंग एनी सोशल मीडिया अकाउंट, राइट। लेकिन ये चीज़ें फॉलो करने से बेनिफिट मिला है बच्चों को, और डेफिनेटली मिलेगा। जितना डिस्ट्रैक्शन कम होगा, आपका फोकस लेवल हमेशा ज़्यादा होगा, राइट। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कुछ अच्छे से क्वेश्चन आपके लिए लिखे। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मोटिवेशन के लिए क्या करते थे? मोटिवेशन कैसे मिलता था आपको मोटिवेशन? हाँ, और कब ज़रूरत पड़ती थी? बहुत पूरे जर्नी में ही इन शॉर्ट ज़रूरत पड़ती है, बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मार्क्स का, किसी मार्क्स का टेंशन, फिर एग्ज़ाम अगर पास में आ रहा हो तो उसका टेंशन। तो पर उस बात का एमडी सर ने बहुत, और पूरी फिनिक्स फैकल्टी ने बहुत, मेरे मेंटर सब ने बहुत ख्याल रखा, और मुझे, हम लोग को डेली बेसिस पे गाइडेंस देते थे, और वो बहुत हेल्पफुल रहा। वो गाइडेंस से मोटिवेशन भी मिला, और साथ में पाथ क्लियर होता गया धीरे धीरे। जो जर्नी का जो पाथ था वो क्लियर होता गया कि हाँ यही करना है। वो वैसा टाइप का मोटिवेशंस दिए गए, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा मुझे आगे जाके भी। उनके वर्ड्स सब ऐसे घूमते थे, जब भी बैड टाइम्स आता था तो आई यूज्ड टू रिकॉल दैट वर्ड्स, तो वो बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट है, देखो जैसे हम जनरली रेगुलर स्टडी करते हैं, फिर एक जो स्टडी सेगमेंट आता है वो होता है एग्जाम से कुछ मंथ्स पहले। तो इन दोनों पैटर्न्स में क्या डिफरेंस है और आप उसको कैसे हैंडल करते थे? ओके, सो इनिशियली तो चैप्टर 1-2 चैप्टर होता था, तो उसका क्वेश्चन आंसर 2-3 होते थे, MCQs, वो सभी प्रैक्टिस। बट फिर वो चैप्टर में जो एग्ज़ाम के जो 2-3 महीने वो पूरा सब्जेक्ट बन जाता था, तो वो करना वो ड्रास्टिक चेंज है। तो उसमें चैप्टर वाइज तो हम कर लेते थे, बट फिर जब पूरा सब्जेक्ट आ जाता है तब सब मिक्स हो जाता है। सो वो ना हो, इसलिए प्रैक्टिस थरो करना था। तो चैप्टर वाइज यहाँ पे बहुत सारा मैंने थरो किया था सब, और फिर उसके बाद जब शॉर्ट नोट्स बनाए तभी शॉर्ट नोट्स बनाए, ऐसा नहीं कि बाद में। What's the right time to prepare one page notes? हाँ, 1 पेज नोट्स इनिशियल फेज में, एक चैप्टर हो जाए, पेज ले लो, उसमें सारे फॉर्मूलाज लिख दो, सारे छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दो, तभी क्लियर होता है हमारे दिमाग में। तब वो एक पेज संभाल के रखना है, उसी को फिर रिवाइज करना है। फिर एंड में आप बुक नहीं खोल सकते। बुक नहीं खोल सकते। बुक खोलने की टाइम भी हमारे दिमाग में ऐसा होगा, वो शिट, बुक देख के खोलने में ही हम लोग, बुक देख के ही लग जाएगा कि नहीं टाइम नहीं है, ऐसे टाइम जल्दी और फिर तब इतना टाइम इतना जल्दी फास्ट रन होगा ना, पता भी नहीं चलेगा। एक दिन ऐसे 1 मिनट की तरह लगता था कि 1 घंटा 1 मिनट की तरह हो जाता, तब वो पेज काम आता है। और जो हमारा डेटा एनालिसिस वाला रिपोर्ट है वो, क्योंकि जो हम गलती करते हैं वो दिमाग में रहता है, और अगर वही गलती अगर हमने एग्जामिनेशन हॉल में की, वो बिगेस्ट गिल्ट रहता है, फिर वो पूरे गिल्ट रहता ही है वो, कि मैंने ये गलती पेपर में भी की और फिर मेरे मॉक टेस्ट में भी की, मैंने एनालाइज भी किया तो भी उसको नहीं किया।
सिर्फ लिखना नहीं है, उसको प्रिपेयर भी करना है। प्रिपेयर भी करना है। हमेशा एमडी सर ये कहते थे, मुकेश सर ने, मुझे याद है आप लोग को जब इकट्ठा किया था तब बहुत गुस्सा भी हो गए थे कि आप लिख तो रहे हो लेकिन प्रिपेयर कितने लोग कर रहे हैं, तो तब आप लोग को बहुत डाटा भी था, मुझे याद है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने हमेशा फॉलो किया है, फॉलो करवाया है, और बच्चों ने किया है तो बेनिफिट मिला है। सिर्फ लिख लेने से नहीं होता, आपको आपकी गलतियों पे वर्कआउट करके उसको क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है, राइट? तभी आपको एक परफेक्ट प्रिपरेशन लेवल बैठता है। सी टॉकिंग अबाउट माइंडसेट, क्या माइंडसेट से आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है? क्योंकि वो ऐसा फेज है ना कि आपका माइंडसेट डिसाइड करेगा कि आप क्या करोगे उस 3 घंटे में। और बुला भी जल्दी लेते हैं ना, जैसे नीट एग्जाम की बात करो तो बहुत जल्दी बुला लेते हैं। ऊपर से मई का टाइम होता है, समर हिट करता है, फिर उसके बाद सबका सारे रिलेटिव्स कॉल करेंगे, उनका सब दिमाग में रहता है, वो सब हटा ही देने का, वो स्टेडी माइंड से ही जाने का। और जो भी हमने पढ़ा है वो सब मैं ये याद कर लूँ, दिमाग में याद करते रहते हैं, वो गलत चीज़ है, वो गलत मतलब प्रेशर देता है। क्योंकि कुछ भी एक चीज़ भूल जाए ना हम लोग, वो टेंशन क्रिएट करेगा, और वहाँ हमें वो और फिर बुक लेके जाने देते नहीं है कि हम पढ़ ले करके। सो वो नहीं करने का, जो गुड वर्ड्स है ना वो हमारे माइंड में रिकॉल करते रहने का, खुद को मोटिवेट करते रहने का, अफर्मेटिव वर्ड्स ही बोलते रहने के। तो मेरे दिमाग में तो मैं खुद को मोटिवेट ही करती थी कि हाँ मैंने किया है, 2 साल मेहनत की है, अभी उसका मुझे देना है, मुझे फ्रूटफुली उसको फुलफ़िल करना है। फिर सर के जो गाइडेंस के टाइम जो उन्होंने वर्ड्स बोले थे वो सब रिकॉल करती थी मैं। और आप अपने आप को आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि मैं अफर्मेशंस देती थी अपने आप को, तो क्या वर्ड्स होते थे? वर्ड्स ऑफ अफर्मेशंस क्या होते थे? कि आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। मैंने इतने, फिर मेरे पेरेंट्स का ऐसा फ़ोटो आता था कि उनने मेरे पीछे इतनी मेहनत की है, सो आई हैव टू गिव समथिंग टू देम। तो वो सब खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते रहने का। क्योंकि वहाँ कब बुलाएंगे, मतलब 11 o'clock को ही बुला लिया था, तो वो सब चेकिंग, वो सब फिर आजू बाजू के सब वर्ड्स सब अपना चिट चैट करते रहते हैं, सो उसमें ध्यान जाता है। तो ध्यान एक कॉन्सेंट्रेटेड रहने का, एकत्रित करके ही बैठने का। मैं तो शांति बैठी थी वहाँ, किसी से कुछ बात ही नहीं कर रही थी। बहुत ज़रूरी है काम एंड कंपोज रहना, क्योंकि आपकी इतने 2 साल की जर्नी है पूरी, और वो 3 घंटे में आप रिजल्ट देंगे आपको, तो मतलब माइंडसेट बहुत स्ट्रांग रखना होता है इसमें। ये पूरी माइंडसेट की गेम होती है एट द एंड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आई लाइक टू आस्क यू कि मान लो अभी आपके कोई सिबलिंग्स हैं, आपकी कोई छोटी बहन भाई, वो इस वीडियो को देख रहे हैं, और मान लो वो अभी 11th साइंस के अंदर जस्ट एंटर हुए हैं, तो आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहोगी और क्या चीज़ें बताना चाहोगी, ये जर्नी को वो कैसे देखें और 11th साइंस को कैसे टैकल करें? ओके, सो स्टार्टिंग का 11th फेज, क्योंकि 10th से 11th में आते हैं तो ड्रास्टिक चेंज आता है, टफनेस बढ़ जाती है। तो इनिशियली टफ लगेगा, बहुत टफ लगेगा, और ऐसा लगेगा कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, खुद के डिसीजन पे डाउट आएगा। सो वो डाउट ना हो इसके लिए पेरेंट्स से बात करो या फैकल्टी से बात करो, क्लियर कर दो सब। और ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में नहीं आएगा, आगे जाके गुड टाइम्स भी आते हैं, ज़रूरी है कि पूरा ही बैड टाइम्स ही आएगा, नहीं आएगा। मेहनत करोगे, उसके ऊपर वर्क करोगे तो वो आ ही जाएगा, वो इजी लग ही जाता है। लास्ट में आके फिर लगता है कि फिर अगर हम छोड़ देंगे फिर लास्ट में आके ऐसा लगेगा क्यों छोड़ा मैंने। सो वो रिग्रेट ना हो इसके लिए अपने डिसीजन पे अड़े रहो, भटको नहीं, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड रहो, और अपना क्लियर पाथ अगर आपको जो गाइडेंस दे वो गाइडेंस को ही फॉलो करो। इधर उधर की बात है, कम्युनिकेशन मस्ट है, इधर उधर की वीडियोस देख के वो सब नहीं होने का। जो अपने जो फेस टू फेस जो बात करे उनके वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दो। मेंटर्स है, डायरेक्टर खुद जो एमडी सर थे उनने खुद मुझे गाइडेंस दिया था, हमारे साथ थे वो। सो कुछ भी होता था मैं कॉल करती थी, या मेंटर्स को भी, मेरे मेंटर्स बहुत अच्छे थे, फैकल्टीज़ अच्छी थी, कुछ भी होता था मैं उनसे बात कर देती थी। सो वो एक बेस्ट पार्ट होता है, कम्युनिकेट करते रहो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो ये बहुत लंबी जर्नी है, अप्स आएंगे डाउन्स आएंगे, अप्स आएंगे तो बहुत फॉर्म में नहीं आ जाना, डाउन्स आए तो डिमोटिवेट भी नहीं होना है। आपको एक कांस्टेंट माइंडसेट को तैयार करके चलना है, और इट्स अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी या रिपीटेशन। कितना कंसिस्टेंसी, क्या रूटीन है आपका, रूटीन को आप कितना पंक्चुअलिटी के साथ फॉलो कर रहे हो, है ना? एब्सोल्युटली। आप में पूरे 2 साल पंक्चुअल रहे होंगे, तभी आप इतना अच्छा स्कोर प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट? तो पंक्चुअलिटी भी बहुत ज़रूरी है। एंड एट द एंड हाउ स्ट्रांगली विल रिकमेंड फिनिक्स
to all the viewers, those who are watching this video and they are about to step into their 11th science journey? फिनिक्स तो मतलब एक बेस्ट पार्ट है कि यहाँ इंस्टीट्यूट के साथ साथ मतलब जेई नीट और बोर्ड के साथ साथ बोर्ड भी करवा देते हैं, तो मुझे अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा वही टाइम जो मैं स्कूल में दूंगी और फिर ट्यूशन में दूंगी, वो दोनों टाइम मेरा यहाँ कंज्यूम हो जाता है। एक साथ सब मुझे पैकेज की तरह मिल जाता है। मटेरियल्स अच्छे, फैकल्टीज़ इतनी अच्छी है, मोटिवेशन देते रहते हैं। उनको हमारा माइंड ही पता है कि इनको किस टाइम पे क्या चाहिए, सो हमें मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर सीनियर्स से बात करना, वो सब वो देते ही रहते हैं गाइडेंस उनका। हाँ, और फिर उनका यहाँ पे तो मटेरियल्स टॉप क्वालिटी है, फैकल्टी टॉप क्वालिटी है, फिर क्या ही चाहिए, सब एक साथ मिल ही रहा है। मतलब आपको फैमिली की तरह है एकदम, कि सब साथ में, ऐसा डर नहीं लगता। टीचर्स का यहाँ ऐसा डर ही नहीं है कि टीचर्स बोले तो, ऐसा नहीं, सब फ्रेंड्स की तरह है, तो सब शेयर होता है यहाँ पे। वो एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का, मतलब माहौल ज़रूरी है। एंड दैट्स डेफिनेटली एक ही विजन से एमडी सर ने जैसे फिनिक्स को रखा है कि सिस्टम को डिज़ाइन किया है कि यहाँ पर बच्चा कंफर्टेबल रहे, और क्योंकि बहुत लंबा टाइम होता है यहाँ पर बैठना रहता है, लेक्चर्स अटेंड करना होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, डाउट सॉल्व करने होते हैं, तो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बच्चे के लिए होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ें। सो थैंक यू अंशिका फॉर जॉइनिंग अस टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। डेफिनेटली हम लोग फ्यूचर में और कोई टॉपिक पर अच्छा सा एक पॉडकास्ट और लेकर आएंगे, एंड बहुत सारे दूसरे बच्चों से भी हम लोग बात करेंगे, अंशिका के फ्रेंड से बात करेंगे, और बहुत सारी अच्छी इन्फो आपके लिए लेकर आएंगे। Thank you so much for joining this video. Thumbs up this video and let's have a cup of coffee. Thank you.